जय हिंद। वंदे मातरम साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज लूसेंट की एक नई कक्षा में दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इतिहास का वैदिक सभ्यता या वैदिक काल दोस्तों पढ़ेंगे। इससे पहले हम दोस्तों क्या कवर किए हैं, तो इतिहास जानने के स्रोत, प्राग ऐतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता को हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो वैदिक सभ्यता है दोस्तों, जो लूसेंट की भाग 4 या यूनिट 4 का हिस्सा है। तो जो भी भाई हमारे आर्मी, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस या फिर यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, वो कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो जो भी छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका मोटिवेशन हमारे बहुत काम आता है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लूसेंट का यूनिट 4 है दोस्तों आज का। और टॉपिक क्या है, तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो आपका वैदिक सभ्यता है। क्या है? वैदिक सभ्यता। दोस्तों अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है वो आपका ऐतिहासिक काल का हिस्सा है दोस्तों। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, प्राग ऐतिहासिक काल को जो टाइम ड्यूरेशन है वो 35,000 ईसा पूर्व से लेके 2500 ईसा पूर्व का तो जो टाइम पीरियड है या टाइम ड्यूरेशन है वो आता है आपका प्राग ऐतिहासिक काल का। और अगर बात करें या आद ऐतिहासिक काल जिसमें आती है सिंधु घाटी सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता आद ऐतिहासिक काल का हिस्सा है, जिसमें हमको लिखावट या लिखित साक्ष्य तो प्राप्त होते हैं पर वहां कहीं पर आज तक उनको पढ़ा नहीं जा सका है। तो दोस्तों इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता किस काल का हिस्सा है, तो आद ऐतिहासिक काल का जो हिस्सा है वो सिंधु घाटी का सभ्यता का समय है दोस्तों। अगर आज बात करते हैं जो ऐतिहासिक काल का जो हिस्सा है वो कितना है, तो दोस्तों ऐतिहासिक काल या उत्तर वैदिक काल या वैदिक सभ्यता का दोस्तों जो टाइम पीरियड है वो आपका 1500 बीसी से लेके 600 बीसी का जो समय है वो क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो वैदिक सभ्यता का टाइम कहलाता है। ठीक है दोस्तों, जो 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है वो क्या कहलाता है, वो वैदिक सभ्यता है या। ठीक है, आगे बात करते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता किससे संबंधित है। तो दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है वो आर्यों से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों से संबंधित है, या वैदिक सभ्यता के जो निवासी थे वो कौन थे, तो वो आर्य लोग थे। आगे बात करते हैं दोस्तों कि जो आप वैदिक सभ्यता में जो लिखावट या लिखित साक्ष्य मिले हैं जो हैं उनको पढ़ा भी जा सका है और उनके माध्यम से हम अपने ऐतिहासिक चीजों को समझते भी हैं। आगे दोस्तों बात करते हैं कि वैदिक सभ्यता में जो निवासी थे वो कौन थे, तो वो आर्य थे। और आर्य कहाँ के निवासी थे, ये आपकी परीक्षा में लगातार प्रश्न पूछा जाता है कि आर्य कहाँ के निवासी थे। तो दोस्तों आर्य कहाँ के निवासी थे, इस विषय में भी विद्वानों के अनेक मत हैं दोस्तों, पर मैक्स मूलर महोदय का जो मत है वो सर्वाधिक मान्य है दोस्तों। तो मैक्स मूलर ने क्या कहा था दोस्तों, तो मैक्स मूलर ने कहा था कि आर्य कहाँ के निवासी हैं, तो आर्य मध्य एशिया के निवासी हैं दोस्तों। कहाँ के, मध्य एशिया के निवासी हैं दोस्तों। और ये कथन किसका है, तो दोस्तों ये कथन मैक्स मूलर महोदय का है। किसका है, मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर महोदय ही ने कहा था आर्य थे जो वो मध्य एशिया के निवासी थे और चारागाह की खोज में या पशुपालन या कृषि कार्य की खोज में भारत की तरफ आए थे।
जो भी छात्र हमारे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपीपीएससी या यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां से सब कुछ फंसेगा दोस्तों। तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है दोस्तों मैक्स मूलर का। अगर बात करते हैं दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, सभी बताएंगे। तो दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। पर जो वैदिक सभ्यता थी या आर्य लोग जो निवास करते थे, वो वैदिक सभ्यता क्या थी दोस्तों? तो वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। क्या थी? ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी प्यारे बच्चों। आर्यों की भाषा क्या थी दोस्तों? तो दोस्तों आर्यों की जो भाषा थी दोस्तों वो संस्कृत थी। आर्यों की भाषा क्या थी? तो आर्यों की भाषा प्यारे बच्चों संस्कृत थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आपसे कई बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि आर्यों की भाषा क्या थी। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, वहां का जो समाज था या परिवार था, उसमें किसकी प्रधानता थी? तो मात्र प्रधान समाज था। वहां पर क्या था? मात्र प्रधान समाज था। पर जबकि वैदिक सभ्यता क्या थी? तो पितृ प्रधान थी दोस्तों। पितृ प्रधान थी दोस्तों, या कह सकते हो दोस्तों पितृ सत्तात्मक। कैसी थी? पितृ सत्तात्मक व्यवस्था थी दोस्तों। किसमें? वैदिक सभ्यता में। या आर्य लोगों का जो समाज था वो पितृ सत्तात्मक था दोस्तों। आगे चलते दोस्तों, अब वैदिक सभ्यता या वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो वैदिक काल को दोस्तों दो भागों में विभाजित किया गया है। कौन सा? तो इसके दो भाग हैं दोस्तों। एक आपका हो जाएगा ऋग्वैदिक काल दोस्तों। कौन सा? ऋग्वैदिक काल। और दूसरा कौन होगा? दूसरा दोस्तों उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को, वैदिक काल को दो भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों। दोस्तों जो ऋग्वैदिक काल का समय है वो 1500 से बीसी से 1000 बीसी का जो टाइम पीरियड है वो क्या कहलाता है? वो ऋग्वैदिक काल कहलाता है। जबकि उत्तर वैदिक काल का जो समय है वो क्या है? वो दोस्तों 1000 से 600 बीसी का जो समय काल है वो क्या कहलाता है? वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की। ऋग वैदिक काल की दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में दोस्तों हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो ऋग्वैदिक काल था उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले यूनिट में, कि वेदों की संख्या कितनी थी दोस्तों? वेदों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 थी दोस्तों। कितनी थी? वेदों की संख्या 4 थी। और कौन कौन से वेद थे? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों। अगर इसमें बात करते हैं सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद आपका हो जाएगा ऋग्वेद। और सबसे नया वेद कौन सा हो जाएगा? अथर्ववेद। ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है प्यारे बच्चों कि सबसे बाद का वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद हो जाएगा। हम दोस्तों वहां पर पढ़े थे पुराण। और पुराणों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? तो पुराणों की संख्या 18 है दोस्तों। कितनी है? 18 है।
और सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पुराण है जो पूछा जाता है वो मत्स्य पुराण है। और उससे विषय में क्या पूछा जाता है दोस्तों, तो आपके प्रश्न आता है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो सभी बोलेंगे कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। हम लोगों ने उपनिषद पढ़े थे। उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है। और सबसे प्रसिद्ध उपनिषद कौन सा है, मुंडको उपनिषद है दोस्तों। मुंडको उपनिषद से ही हमारा सत्यमेव जयते जो वाक्य है हमारे देश का, जो हमारे समाज का, वो यहीं से लिया गया है। और दोस्तों हम लोगों ने वेदांग पढ़े थे। क्या पढ़े थे, तो वेदांग। वेदांगों की संख्या दोस्तों कितनी है, तो वेदांगों की संख्या 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं, तो 6 वेदांगों में शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद और व्याकरण। प्यारे बच्चों, ये 6 आपके वेदांग हो जाते हैं दोस्तों। कितने वेदांग हैं, तो वेदांगों की संख्या यहां पर 6 है दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की जो समाज था वो कैसा था। ऋग्वैदिक काल का जो समाज था या प्रशासनिक इकाई कैसी थी। ऋग वैदिक काल, ठीक है दोस्तों। ऋग वैदिक काल में दोस्तों जो समाज था या प्रशासनिक इकाई कैसी थी, आगे देखते हैं। अगर प्रशासनिक इकाई की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रशासनिक इकाई कितने भागों में बटी थी, तो प्रशासनिक इकाई 4 भागों में बटी थी। कौन कौन से 4 भाग, तो दोस्तों कुल या परिवार, विश्व, जन और राष्ट्र। दोस्तों 4 भागों में हमारी जो प्रशासनिक इकाई वो बटी थी दोस्तों। अगर बात करें कुल और परिवार का मुखिया कौन होता था, तो कुल और परिवार का मुखिया होता था दोस्तों पिता। कौन होता था, कुल और परिवार का मुखिया होता था पिता। और पिता को ही ऋग्वैदिक काल में कुलप कहा गया है। क्या कहा गया है, तो कुलप कहा गया है दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में पिता को ही कुलप भी कहा गया है। आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं दोस्तों विष का मुखिया कौन था, तो दोस्तों विष का मुखिया विषपति कहलाता था। क्या कहलाता था, तो विष का मुखिया विषपति कहलाता था। और जन का मुखिया राजन कहलाता था। राष्ट्र का मुखिया जो होता था वो राष्ट्राध्यक्ष होता था या फिर शासक होता था। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं दोस्तों और प्रशासनिक इकाई में कौन कौन से थे। तो दोस्तों और प्रशासनिक इकाई में आपके रत्नी आते थे। कौन आते थे, तो प्रशासनिक इकाई में रत्नी आते थे दोस्तों। कौन, रत्नी। और रत्नी कौन होते थे, तो रत्नी एक प्रकार का अधिकारी होता था। कौन होता था, अधिकारी होता था। और इनकी संख्या थी वो 12 होती थी। कितने,
12 होती थी, जिसमें कौन कौन होते थे? तो जिसमें दोस्तों सूत, कम्मादी दी और रथकार, 3 प्रकार के दोस्तों रत्नी होते थे। सूत, कम्मादी और रथकार होते थे दोस्तों, किसमें? ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। अगर बात करते हैं गुप्तचर संस्था, जैसे हमारे यहाँ कौन कौन सी गुप्तचर संस्थाएं हैं? तो सीबीआई है। सीबीआई का कार्य क्या होता है दोस्तों? एक दूसरे के यहाँ जो गलत कार्य करते हैं या फिर जो अनैतिक कार्य करके धन इकट्ठा करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, उनको पकड़ना होता है। और रॉ, जिसे हमारे देश में रॉ होती है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर काम करती है दोस्तों। इसी प्रकार ऋग्वैदिक काल में भी गुप्तचर हुआ करते थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल में भी गुप्तचर हुआ करते थे। और गुप्तचर कौन थे? तो दोस्तों गुप्तचर, 2 प्रकार के गुप्तचर थे दोस्तों। कौन कौन से? तो दोस्तों पुरप, पुरप और स्पस, पुरप और स्पस 2 प्रकार की गुप्तचर संस्थाएं होती थी दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग जानेंगे कि गुप्त स्पस का कार्य क्या था और पुरप का कार्य क्या था। तो दोस्तों पुरप का जो कार्य था वो दुर्गपति होते थे दोस्तों। क्या होते थे? दुर्गपति होते थे। दुर्ग या फिर किले की रक्षा करना उनका कार्य होता था। अगर बात करें स्पस का कार्य क्या था दोस्तों? तो स्पस का जो मुख्य कार्य था वो जनता की गतिविधियों पर नजर रखना, जनता की गतिविधियों पर नजर, जनता की गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य किसका था प्यारे बच्चों? तो जनता की गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य स्पस का होता था। और पुरप का कार्य क्या होता था प्यारे बच्चों? तो पुरप का कार्य होता था दुर्ग की रक्षा करना दोस्तों, दुर्ग की रक्षा करना। अगर बात करते हैं दोस्तों अगले प्रशासनिक अधिकारी की दोस्तों, तो उसमें वाजपति का भी नाम आता है। किसका? वाजपति। वाजपति का कार्य क्या होता था? तो दोस्तों वाजपति का कार्य होता था गोचर भूमि की रक्षा करना या गोचर भूमि का अधिकारी। गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे दोस्तों? तो गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? तो गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहते थे प्यारे बच्चों। गोचर भूमि के अधिकारी को वाजपति कहते थे। अगर बात करते हैं दोस्तों उग्र का कार्य क्या होता था? तो उग्र का कार्य दोस्तों जो अपराधियों का पकड़ने का कार्य होता था। उग्र, उग्र का कार्य दोस्तों अपराधियों को पकड़ने का कार्य होता था। अपराधियों का पकड़ने का कार्य किसका होता था प्यारे बच्चों? तो अपराधियों का पकड़ने का कार्य उग्र का होता था दोस्तों। अगर बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की, ऋग्वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था कैसी थी दोस्तों? लूसेंट का ये एकदम डिकोड फार्मूला है दोस्तों। हम वही चीजें पढ़ाते हैं आपको जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो, जो आपके एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। वो चाहे जैसा भी एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, आर्मी, एसएससी, जीडी या किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो वर्ण व्यवस्था दोस्तों 4 प्रकार से थी और ये किसमें कहा गया है? ऋग्वेद के
10वें मंडल में, ऋग्वैदिक काल या ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या गया है, पुरुष सूक्त में 4 प्रकार की वर्ण व्यवस्था का जिक्र किया गया है, जिसमें कौन कौन से हैं, तो जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दोस्तों। दोस्तों जिसमें बताया गया है पुरुष सूक्त में कि जो ब्रह्मा जी के मुख से उत्पन्न ब्राह्मण की उत्पत्ति बताई गई है और भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति बताई गई है, जबकि वैश्य को ब्रह्मा जी की जंघाओं से उत्पन्न हुआ बताया गया है और शूद्र को ब्रह्मा जी के चरणों से उत्पत्ति का बताया गया है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसमें जो सबसे महान व्यक्ति हुआ करते थे हमारी तरफ नजर से, वो शूद्र होते थे दोस्तों। शूद्र इसलिए होते थे दोस्तों कि शूद्र व्यक्ति ही सभी की सेवा करते थे दोस्तों, और जो संसार में एक दूसरे की सेवा करता है वही सबसे महान व्यक्ति होता है। आगे बात करते हैं दोस्तों कि युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है। आपके यूपीएसआई में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, युद्ध के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो युद्ध के लिए दोस्तों गविष्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। किस शब्द का, तो गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए दोस्तों करते हैं। गविष्ट शब्द का प्रयोग युद्ध के लिए करते हैं। अगर बात करते हैं पाणी किसे कहा जाता था ऋग्वैदिक काल में, तो पाणी दोस्तों, पाणी व्यापार के लिए जो लोग बाहर जाते थे, दूर देश जाते थे, उनको पाणी कहा जाता, पणी कहा जाता था। व्यापार के लिए दूर जाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता था, पाणी कहा जाता था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल में कि अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल का जो देवता कौन था, तो ऋग्वैदिक काल के जो देवता थे दोस्तों वो इंद्र थे दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के देवता कौन थे दोस्तों, तो ऋग्वैदिक काल के देवता इंद्र थे। इंद्र की पूजा होती थी दोस्तों। अगर बात करते हैं दोस्तों कि ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु, तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु कौन सा है, तो ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु दोस्तों घोड़ा था। क्या था, ऋग्वैदिक काल का प्रिय पशु घोड़ा था, जबकि अघन्या शब्द गाय के लिए दोस्तों प्रयोग हुआ है। किसके लिए, गाय के लिए अघन्या शब्द का प्रयोग हुआ है। और दोस्तों ऋग्वैदिक काल में गाय को ना मारे जाने वाली वस्तु बताया गया है। गाय को मारना या उसको क्षति पहुंचाने के लिए प्राण दंड या देश निकाला जैसी सजा का उल्लेख मिलता है ऋग्वैदिक काल में दोस्तों। अब दोस्तों ऋग्वैदिक काल के दोस्तों लोगों का पेय पदार्थ क्या था, तो दोस्तों पेय पदार्थ इनका सोमरस था दोस्तों। क्या था, पेय पदार्थ सोमरस था। किसका, ऋग्वैदिक काल के लोगों का। और ये लोग मिठास के लिए क्या प्रयोग करते थे, जैसे हम लोग रसगुल्ला, काला रसमलाई और बर्फी खाते हैं, ये लोग क्या प्रयोग करते थे, तो ये शहद का प्रयोग करते थे दोस्तों। शहद का प्रयोग करते थे ऋग्वैदिक काल के लोग। आगे देखते हैं दोस्तों, जो सोमरस था दोस्तों वो किससे बना होता था, तो वो वनस्पतियों से बना होता था।
ऋग वैदिक काल के लोगों का प्रमुख व्यवसाय क्या था प्यारे बच्चों? तो दोस्तों प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों व्यवसाय जो था वो कृषि एवं पशुपालन था दोस्तों। कृषि एवं पशुपालन। कृषि एवं पशुपालन दोस्तों इनका मुख्य व्यवसाय था। ऋग वैदिक काल में दोस्तों एक धातु की खोज हुई है। जैसे सैंधव सभ्यता या सिंधु सभ्यता में किस चीज की खोज हुई है? तो सिंधु सभ्यता में दोस्तों तांबे धातु की खोज हुई थी। ऐसे वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में एक धातु की खोज हुई है। वो कौन सी धातु है? तो वो लोहा है दोस्तों। खोजी गई धातु कौन सी है दोस्तों? खोजी गई धातु कौन सी है? तो दोस्तों लोहा है। और दोस्तों जो वैदिक काल था उसमें लोहे को दोस्तों लोहा ना कह के श्याम अयस्क नाम दिया गया है। क्या था? श्याम अयस्क कहा गया है लोहे को दोस्तों। लोहे को वैदिक काल में दोस्तों श्याम अयस्क कहा गया है। अगर दोस्तों बात करते हैं तांबे को, तो दोस्तों तांबे को वैदिक काल में लोहित अयस्क कहा गया है। तांबे को क्या कहा गया है? लोहित अयस्क। आपको दोस्तों एग्जाम में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों आप इससे पहले अगर आप में एग्जाम में पूछा जाता, अगर ऑप्शन में लोहित अयस्क होता, अगर तो कौन सी धातु खोजी गई है, अगर लोहित अयस्क होता तो आप सीधे लोहित अयस्क पे टिक कर देते या गोला कर देते, पर जबकि ये गलत आपका आंसर हो जाता, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में लोहे को क्या कहा गया है? श्याम अयस्क। और जबकि तांबे को क्या कहा गया है? लोहित अयस्क। आगे बात करते हैं दोस्तों अमाजू किसे कहा जाता था? वैदिक काल में अमाजू किसे कहा जाता था? तो दोस्तों जीवन भर कुंवारी रहने वाली स्त्री को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे। क्या कहते थे? अमाजू। जीवन भर कुंवारी स्त्री को क्या कहते थे? अमाजू कहते थे दोस्तों ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल के दोस्तों लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। ऋग्वैदिक काल के लोग कितने प्रकार के वस्त्र धारण करते थे? तो 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे दोस्तों। कौन कौन से? तो दोस्तों वास, अधिवास और उष्णीय दोस्तों। ऋग्वैदिक काल के लोग 3 प्रकार के वस्त्र धारण करते थे, वास, अधिवास और उष्णीय दोस्तों। आगे बात करते हैं कि जैसे हम लोग अंदर क्या पहनते हैं, शर्ट के अंदर तो बनियान पहनते हैं, वैसे ही ऋग्वैदिक काल में अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? तो निवि कहते थे दोस्तों। निवि किसे कहते थे दोस्तों? तो अंदर पहने जाने वाले वस्त्र को। अंदर पहनने वाले वस्त्र को क्या कहते थे? निवि कहते थे। अब बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल के प्रमुख दर्शन की। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख दर्शन। तो दोस्तों इसमें प्रमुख दर्शन कौन कौन से हैं आप सभी देखते हैं। तो सबसे पहले कौन सा है? तो सांख्य दर्शन दोस्तों।
सांख्य दर्शन का प्रतिपादक दोस्तों कौन है? तो आप याद रखेंगे कि टीम इंडिया में कौन खेलता था जो 1983 का वर्ल्ड कप जीता था? तो कौन था वो? कपिल देव थे दोस्तों। और कपिल देव को संख्या से बहुत प्रेम था, संख्या से बहुत प्रेम था, तो इसलिए सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल है दोस्तों। सांख्य दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो कपिल हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं योग दर्शन। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है दोस्तों? आप सभी जानते हैं कि योग कौन करता है? योग बाबा रामदेव करते हैं। और रामदेव जो एक कंपनी चलाते हैं, या रामदेव का जो आश्रम है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम पतंजलि है। क्या है? पतंजलि है। आपको इस प्रकार से दोस्तों याद रखना है कि योग दर्शन का जैसे कौन करता है योग? तो रामदेव करते हैं। और रामदेव के आश्रम का क्या नाम है? तो पतंजलि है। इसी प्रकार योग दर्शन के प्रतिपादक कौन हुए? तो पतंजलि दोस्तों। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो पतंजलि है दोस्तों। अगर बात करते हैं तो न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन है? न्याय दर्शन दोस्तों, दोस्तों आपने गौतम बुद्ध का नाम सुना होगा। वो बहुत ही न्यायी राजा थे। वो अपने राज्य में जहां पर भी जाते थे हमेशा न्याय की बात करते थे, और न्याय के कारण ही उन्होंने अपने राज्य का त्याग किया था। इस प्रकार न्याय दर्शन का प्रतिपादक कौन हुआ? तो दोस्तों गौतम। न्याय दर्शक का प्रतिपादक कौन हुआ? तो गौतम हुए। आगे देखते हैं पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा का कौन हुआ प्रतिपादक? तो आप कहेंगे कि जैमिनी, मतलब पूजा। जैमिनी किसके प्रतिपादक हैं? तो पूर्व मीमांसा मतलब पूजा। पूजा मतलब पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक जैमिनी थे। उसके बाद आता है दोस्तों उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक दोस्तों वादरायण हैं। उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक कौन है? तो उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक दोस्तों वादरायण हैं। वैशेषिक का प्रतिपादक कौन है? सभी बच्चे बताएंगे। तो वैशेषिक के प्रतिपादक कणाद या उलूक है दोस्तों। कणाद या उलूक भी इनको कहते हैं। किसके प्रतिपादक? वैशेषिक के प्रतिपादक। ये ये थे दोस्तों ऋग वैदिक काल के प्रमुख दर्शन। अब बात करते हैं ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियों की, जिनके प्राचीन नाम क्या थे और आधुनिक नाम क्या हैं। ऋग वैदिक काल की प्रमुख नदियां दोस्तों, और सबसे प्रमुख नदियों में सबसे पहले कौन सी आती है? तो पहले ही आती है परुष्णी। कौन सी आती है? परुष्णी। प्राचीन नाम और आधुनिक नाम दोस्तों। प्राचीन नाम या आधुनिक नाम जो पहले थे, अब बाद में उनका नाम क्या हुआ? तो सबसे पहले कौन सी आती है? परुष्णी। और परुष्णी का नया नाम क्या है दोस्तों? तो परुष्णी का नया नाम है रावी। क्या नाम है? रावी दोस्तों। परुष्णी नदी के तट पर कौन सा युद्ध हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पर ही
दसराज युद्ध हुआ था दोस्तों। दसराज युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो दोस्तों दसराज युद्ध राजा सुदास और 10 जनों के मध्य हुआ था। और इसमें किसकी विजय हुई? तो राजा सुदास की विजय हुई थी। राजा सुदास की विजय हुई थी। राजा सुदास इसमें विजयी हुए थे। आगे बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की दूसरी नदी के। तो सदा नीरा दोस्तों, सदा नीरा जो ऋग्वैदिक काल की नदी थी उसका आधुनिक नाम क्या है? तो आधुनिक नाम दोस्तों इसका गंडक है दोस्तों। क्या है? सदा नीरा का आधुनिक नाम क्या है? गंडक है दोस्तों। अगली नदी कौन सी है? तो दोस्तों अस्किनी। अस्किनी का आधुनिक नाम क्या है? तो अस्किनी का आधुनिक नाम है दोस्तों वो चेनाब है। अगली नदी कौन सी थी? तो वितस्ता दोस्तों। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो विदस्ता का आधुनिक नाम दोस्तों क्या है? झेलम। वितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? तो वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम है। ये दोस्तों आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगली नदी कौन सी है? तो वो सुतुद्री है दोस्तों। सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सतलज है। सुतुद्री का आधुनिक नाम क्या है? तो सुतुद्री का जो आधुनिक नाम है वो सतलज है दोस्तों। अगली नदी कौन सी है? तो अगली नदी कुंभा है दोस्तों। और कुंभा का आधुनिक नाम क्या है? तो कुंभा का आधुनिक नाम दोस्तों काबुल है। अगली नदी कौन सी है दोस्तों? तो गोमती है। और गोमती का आधुनिक नाम गोमल है दोस्तों। इसको आज भी गोमती ही कहते हैं। अगली नदी आपकी दोस्तों विपाशा होगी। और विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? तो विपाशा का आधुनिक नाम व्यास है। क्या है? व्यास है। अगर आगे बात करते हैं एक नदी और है आपकी, वो द्रसदंती है दोस्तों। अगली नदी कौन सी है? तो दोस्तों अगली नदी आपकी द्रसदंती होगी। और द्रसदंती का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों? तो घग्घर है। द्रसदंती का आधुनिक नाम है घग्घर। अगर बात करते हैं दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी दोस्तों। कौन सी थी? तो सरस्वती। सरस्वती ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी थी जो ऋग्वैदिक काल में जिसका उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं दोस्तों अगर ऋग्वैदिक काल में, तो जो नदियां थी वो उनके प्राचीन नामों के हिसाब नाम से ही जानी जाती थी। ऋग्वैदिक काल के दोस्तों ये समाप्त होता है यहीं से। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? तो उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल
ऋग वैदिक काल का समय पीरियड था दोस्तों 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल का जो समय था वो 1000 बीसी से लेके 600 बीसी का जो समय था वो क्या कहलाता है, वो उत्तर वैदिक काल कहलाता है। दोस्तों ऋग वैदिक काल का जो प्रिय प्रमुख देवता थे कौन थे, तो ऋग वैदिक काल के प्रमुख देवता इंद्र थे, जबकि उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे, तो उत्तर वैदिक काल के देवता प्रजापति थे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल के देवता कौन थे, प्रजापति थे। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में कौसंबी नामक नगर का जिक्र मिलता है। किस चीज के लिए मिलता है, तो पक्की हुई ईंटों से बने मकानों के लिए। कौसाम्बी का जिक्र दोस्तों किस लिए मिलता है, तो पक्की ईंटों के मकान से। पक्की ईंटों के मकान दोस्तों कहां बने हुए थे, तो कौसाम्बी नामक नगर में। उत्तर वैदिक काल में जो कौसाम्बी नगर था वहां पक्की ईंटों के मकान बने थे दोस्तों। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे, हल को दोस्तों सिरा कहते थे। उत्तर वैदिक काल में हल को क्या कहते थे, तो हल को सिरा कहते थे। और हल रेखा को क्या कहते थे, तो हल रेखा को दोस्तों सीता कहते थे। क्या कहते थे, सीता किसे कहते थे, हल रेखा को। हल रेखा को क्या कहते थे, उत्तर वैदिक काल में सीता कहते थे। उत्तर वैदिक काल की दोस्तों एक प्रमुख चीज है, यहां पर जो यज्ञों की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों की तुलना किससे की गई है, तो टूटी नाव से। आपकी परीक्षा में दोस्तों प्रश्न आता है कि टूटी हुई नाव की तुलना उत्तर वैदिक काल में किससे की गई है, तो यज्ञों से। या यज्ञों की तुलना उत्तर वैदिक काल में किससे की गई है, तो आप सभी उत्तर लगाएंगे टूटी हुई नाव से दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था कैसी थी, जैसे ऋग वैदिक काल में दोस्तों वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो ऋग वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर थी। कैसी थी, व्यवसाय के आधार पर। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो दोस्तों उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी आपकी, वो जन्म के अनुसार थी। वर्ण व्यवस्था कैसी थी, तो जन्म के आधार पर बटी हुई थी वर्ण व्यवस्था। ऋग्वैदिक काल में व्यवसाय के आधार पर जन्म वर्ण व्यवस्था थी, और उत्तर वैदिक काल में जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी। ये ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में प्रमुख अंतर है दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों आप पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते थे, आभूषण कौन कौन से थे, तो दोस्तों दो आभूषण थे, एक निष्क और दूसरा सतमान दोस्तों। निष्क और सतमान दो प्रकार के आभूषण उत्तर वैदिक काल में हुआ करते थे। आपके परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, निष्क क्या होता था, तो गले में पहने जाना वाला आभूषण। गले में पहने जाने वाले आभूषण को क्या कहते थे प्यारे बच्चों, तो गले में पहने जाने वाले आभूषण को
निष्क कहते थे। क्या कहते थे? निष्क कहते थे, गले में पहने जाने वाले आभूषण को दोस्तों। आगे बात करेंगे उत्तर वैदिक काल में दोस्तों, बहुत ही एक प्रचलित कौन सा उपनिषद है? मुंडको उपनिषद। उत्तर वैदिक काल का प्रमुख उपनिषद है मुंडको उपनिषद। और मुंडको उपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते वाक्य। प्रमुख उपनिषद कौन था? तो मुंडको। मुंडको से क्या लिया गया है दोस्तों? तो सत्यमेव जयते। कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक काल में दोस्तों जो संस्थाएं थी वो कौन सी थी? वो सभा और समिति थी। जबकि उत्तर वैदिक काल में संस्था क्या थी? आगे देखते हैं। ऋग वैदिक काल में सभा कौन सी संस्था थी? तो संस्था थी दोस्तों सभा और समिति नाम की दो संस्था हुआ करती थी। जबकि उत्तर वैदिक काल की जो संस्था थी उसको क्या कहते थे? तो उसको गोत्र कहते थे। उत्तर वैदिक काल की संस्था को क्या कहते थे? तो उत्तर वैदिक काल की जो संस्था थी उसको गोत्र कहते थे। उत्तर वैदिक काल में दोस्तों दो प्रकार के महाकाव्य थे जो प्रमुख थे। कौन कौन से? उत्तर वैदिक काल के प्रमुख, उत्तर वैदिक काल के दो प्रमुख महाकाव्य कौन से हैं? देख लेते हैं। तो दोस्तों रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत उत्तर वैदिक काल के प्रमुख उपन्यास थे दोस्तों। दोस्तों उत्तर वैदिक काल में रामायण और महाभारत थे। और महाभारत का प्राचीन नाम क्या है? तो दोस्तों महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता है दोस्तों। जय जय संहिता दोस्तों किसका प्राचीन नाम है? आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी प्रश्न उत्तर वैदिक काल या ऋग वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से पूछे जाते हैं उनको हम सभी प्रश्नों को हमने अपने आज के इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो, ये कक्षा, ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और दूसरों तक भी पहुंचाएं। आगे दोस्तों कल हम लोग बात करेंगे महाजनपद काल का। जो कल का वीडियो होगा उसमें महाजनपद काल की बात करेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि। जय हिंद, वंदे मातरम।